एवरीवन, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई के करेंट अफेयर्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स होता है वो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या फिर जो और भी अदर एग्ज़ाम होती है तो वो सब चीज़ के लिए करेंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखते हैं हमारे करेंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा किस स्थान पर मनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जगन्नाथ के बारे में बोला है। तो यहाँ पे वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा किस स्थान पर मनाई जाती है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग जानते ही हैं कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो कहाँ पे मनाई जाती है, तो वो पुरी में मनाई जाती है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कुछ ये फैक्ट्स है, इसको देखते हैं हम लोग। तो उस उत्सव का नाम क्या है, जो फेस्टिवल का नाम क्या है यहाँ पे, तो वो है जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा या तो उसको रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहाँ पे मनाई जाती है, तो यह कहाँ पे मनाई जाती है, यह पुरी में मनाई जाती है जो कि उड़ीसा में है। और यहाँ के जो मेन देवता है, जो प्रमुख देवता है वह कौन कौन सी है, तो वो है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा है। ठीक है, और जो यह मंदिर है वह कौन से नाम से है, तो वो है श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में। ठीक है, तो श्री जगन्नाथ मंदिर है जो कि कहाँ पे है, पुरी में है। और यह कब आयोजित होती है, जो यह फेस्टिवल है वह कब आयोजित होती है, तो यह हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। ठीक है, शुक्ल पक्ष की आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, मतलब इसको जून जुलाई में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और जो इसका डेस्टिनेशन है, जो इसका गंतव्य है वह क्या है, तो वो है कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा को श्री जगन्नाथ मंदिर से, ठीक है, श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। ठीक है, इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाया जाता है, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को, तो श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित कौन सी मंदिर है, तो वो गुड़ीचा मंदिर है, तो वहाँ तक लेके जाया जाता है। और इसकी जो वापसी यात्रा रहती है उस यात्रा को क्या बोलते हैं, तो उस यात्रा को बहुधा यात्रा बोलते हैं। ठीक है, और जो देवताओं की वापसी को बहुधा यात्रा कहा जाता है। और यह यूनेस्को से किस टाइप से कनेक्टेड है, इसका यूनेस्को से जुड़ाव क्या है यह देखते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे यह उत्सव पुरी की पवित्र नगरी से जुड़ा है। ठीक है, यह उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा, वो पुरी की पवित्र नगरी से जुड़ा हुआ है, जो कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत के लिए फेमस है। ठीक है, जो यह फेस्टिवल है वो पुरी की एक पवित्र नगरी से कनेक्टेड है, जो कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत के लिए फेमस है। और यहाँ पे और जो ये पुरी है वो हिंदू धर्म के जो 4 पवित्र धाम है उनमें से एक है। ठीक है, जो चारों धाम बोलते हैं ना, वो उसी में से एक है पुरी। ठीक है, फिर इससे कुछ प्रमुख विशेषता है इसकी, तो वह देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो ये हजारों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर 3 विशाल लकड़ी के रथों को रस्सियों से खींचते हैं। 3 रथ किसकी यहाँ पे 3 रथ रहती है, तो एक भगवान जगन्नाथ की, भगवान बलभद्र की और देवी सुभद्रा की। और जो भगवान जगन्नाथ है उसकी रथ का नाम क्या है, तो उसका रथ का नाम नंदी घोष है। और यह कितने पहियों का बना होता है, तो यह 16 पहियों का बना होता है। ठीक है, और जो भगवान बलभद्र है उसकी रथ का नाम क्या है, उसकी रथ का नाम ताल ध्वज है, जो कि 14 पहियों का बना होता है। और जो देवी सुभद्रा है उसकी रथ का नाम क्या है, तो वो है दर्प दलन, जिसको देव दलन भी कहते हैं, जो कि वो कितने पहियों का बना रहता है, तो वह 12 पहियों का बना रहता है। ठीक है, और जो ये रथ यहाँ पे तैयार किए जाते हैं वह नए लकड़ियों से तैयार किए जाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, जो यहाँ पे रथ तैयार किए जाते हैं वह प्रतिवर्ष नए लकड़ियों से तैयार किया जाता है।
तो इसकी विशेष परंपरा भी यहाँ पे दिया है कि जो ये रथ, ये जो मैंने बताया कि ये इसको हर साल जो यह रथ बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ होता है, वह हर साल नए लकड़ी का यूज़ किया जाता है इसमें रथ निर्माण के लिए। तो यही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं। भारत ने 2028-29 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड, यहाँ पे बोला है कि भारत ने 2028-29 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए अपने अभियान के तहत हाल ही में कौन सा विज़न लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, तो उसकी अस्थायी सदस्यता के लिए यहाँ पे अपने अभियान के तहत हाल ही में भारत ने 2028-29 में कौन सा विज़न लॉन्च किया है, तो ये पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा विज़न लॉन्च किया है, तो वह है शांति विज़न, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता के लिए अपने अभियान के तहत भारत ने शांति विज़न लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस शांति विज़न का अनावरण विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के चुनाव के अभियान के शुभारंभ के दौरान किया था, ठीक है। और जो यह लॉन्च किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है, तो वह है विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ठीक है। और जो कि न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के चुनाव अभियान के शुभारंभ के दौरान किया गया है। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इस विज़न का नाम क्या है, तो इस विज़न का नाम शांति विज़न है, जिसको किसने लॉन्च किया है, तो ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है जो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह कब लॉन्च किया गया है, तो यह 13 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया है। और जो लॉन्च किया गया है उस साइट का नाम क्या है, उस स्थान का नाम क्या है, तो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, इस विज़न को लॉन्च करने का, शांति विज़न को लॉन्च करने का इसका पर्पस क्या है, तो 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के चुनाव हेतु भारत के अभियान को प्रस्तुत करना है इसका पर्पस, ठीक है। और इसमें जो शांति है उसका अर्थ क्या है, तो ये देखते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे शांति विज़न है तो उसमें ये शांति वर्ड यूज हुआ है, उसका अर्थ यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। तो जो शांति है वो संस्कृत या तो हिंदी का शब्द है, ठीक है, संस्कृत या हिंदी का शब्द है जो शांति, सहयोग और बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। जो शांति, सहयोग और मल्टीलेटरलिज्म के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को इसमें दर्शाता है। तो शांति का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में भारतीय नाविक, ठीक है, जो भारतीय नाविक है वह क्या है, सीफेयरर्स, ठीक है। जो भारतीय नाविक है वह क्या है, सीफेयरर्स की सुरक्षा के लिए सीफेयर फर्स्ट आपातकालीन समुद्री सुरक्षा योजना, ठीक है। तो एक समुद्री सुरक्षा है, तो वह कौन सी है, सीफेयर फर्स्ट आपातकालीन समुद्री सुरक्षा, जो कि एक योजना है। तो यह किस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविक के लिए स्टार्ट किया गया है, तो ये पूछा है, ठीक है। तो यह किस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविक के लिए शुरू की गई है, तो यह है फारस की खाड़ी एवं होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र, ठीक है। यह क्षेत्र है जो फारस की खाड़ी है और होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों के लिए यह शुरू किया गया है। कौन सी योजना शुरू की गई है यहाँ पे, तो फेयर फर्स्ट आपातकालीन समुद्री सुरक्षा योजना, ठीक है, जो कि भारतीय नाविकों के सुरक्षा के लिए इसको किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इसकी कुछ फीचर्स है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो जहाज़ के ध्वज की
जहाज की ध्वज की परवाह किए बिना भारतीय नाविकों की रियल टाइम जहाजवार निगरानी, ये नहीं, ये है उसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उस योजना का नाम क्या है, तो वो है सीफेरर फर्स्ट आपातकालीन समुद्री योजना, समुद्री सुरक्षा योजना। ये उस योजना का नाम है, प्लान का नाम है, ठीक है। और इसको कब लॉन्च किया, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। और कब लॉन्च किया है इसको, तो वो है 15 जुलाई 2026। और इसको जो यह प्लान है उसको लॉन्च करने का इसका पर्पस क्या है, तो संघर्ष से प्रभावी समुद्री क्षेत्र में कार्यरत जो भारतीय नाविक रहती है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता प्रदान करना। तो ये उसका पर्पस है जो ये प्लान लॉन्च किया गया है उसका। और जो यहाँ पे जो यह प्लान है उसके अंडर में कौन कौन से क्षेत्र है जो कवर किए गए हैं, तो वह देखते हैं। तो यह कौन कौन से क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये है फारस की खाड़ी और होर्मुज जल डमरू मध्य और ओमान की खाड़ी पश्चिम एरिया। तो ये ऐसी 4 जगह है, 4 एरिया है, ठीक है, जो कि यह योजना यहाँ से कवर हुई है। और जो ये योजना है, जो प्लान है, उसका रीज़न क्या है शुरू करने का, तो यही है जो यहाँ पे व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों के कारण भारतीय नाविकों की मृत्यु एवं घायल होने की घटनाएं, ठीक है, ये रीज़न है। तो यही सबको कम करने के लिए, उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना लॉन्च किया गया है। तो इसके कुछ विशेषताएं हैं, इसके फीचर्स है, ठीक है, जो यह योजना है उसकी। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौसूत्रम 2026 का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, जो सौसूत्रम है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, तो उसका उद्घाटन किसने किया है, ये बोला है। तो जो सौसूत्रम है 2026 में जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सुश्रुत जयंती के अवसर पर किया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो ये इवेंट का नेम है, ठीक है, जो इवेंट नेम है वह कौन सी है, सौश्रुतम 2026, ठीक है। और जो यह उद्घाटन किया गया है, जो ये इनॉग्रेटेड किया गया है, वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और जो इसका इनॉग्रेशन का डेट है वह क्या है, तो वो है 15 जुलाई 2026। और जो यह इवेंट हुआ था उसका वेन्यू क्या था, तो ये था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, ठीक है, यहाँ पे जो यह इवेंट हुआ था जो कि कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है, ठीक है, इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है, तो इसके ऑर्गेनाइज़र अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ठीक है, जो एक संस्थान है, तो कौन सी है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो यह कार्यक्रम चला है उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका वह कितने दिनों तक चला है, तो वह 15 से 17 जुलाई 2026, मतलब 3 दिन तक यह दिवस चला है, ठीक है। और जो इसका यह किस ओकेशन में मनाया गया था, जो यह कार्यक्रम है वह किस अवसर पे मनाया गया था, तो यह सुश्रुत जयंती, ठीक है, सुश्रुत जयंती जो आचार्य सुश्रुत के सम्मान में मनाई जाती है, ठीक है। जो ये इवेंट है सौश्रुतम 2026 वो कब मनाई जाती है, किस अवसर पे मनाई जाती है, तो ये सुश्रुत जयंती के सम्मान में मनाई जाती है, ठीक है, जो कि सुश्रुत जयंती के अवसर में मनाई जाती है, जिसमें जो आचार्य सुश्रुत रहते हैं तो उनके सम्मान के लिए यह मनाया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थापित किए जाने वाली माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है। तो एक परमाणु ऊर्जा परियोजना है, तो उसका नाम क्या है, तो वो है माही बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान के परमाणु ऊर्जा परियोजना है। तो जो उसकी कुल प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, ठीक है। यहाँ पे एक माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना है, तो यहाँ पे उसके द्वारा जो प्रस्तावित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसकी क्षमता कितनी है, ये पूछा गया है वहाँ पे। तो वो है 2800 मेगावाट, ठीक है। तो जो ये विद्युत उत्पादन की जो उसकी क्षमता है, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, उसकी जो प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 2800 मेगावाट, ठीक है। जहाँ पे 4 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, जो कि 700 मेगावाट का है, ठीक है, जो कि प्रत्येक 700 मेगावाट का है प्रत्येक रिएक्टर। तो फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है, उसको देखते हैं। तो फिर जो प्रोजेक्ट का नाम है, परियोजना का नाम है, तो वो क्या था, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो यह बांसवाड़ा जिला जो कि राजस्थान में है। और इसका कुल प्रस्तावित क्षमता, मतलब इसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है, तो वो है 2800 मेगावाट, ठीक है। जो यहाँ पे रिएक्टरों की संख्या है वो कितनी है, 4 है, जो कि जो प्रत्येक रिएक्टर है, जो प्रति रिएक्टर है वो 700 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो यहाँ पे रिएक्टर का प्रकार है वह कौन सी है, तो वह स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। और जो इसकी जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो वो है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे शिलान्यास किया है, मतलब जो शिलान्यास किया है, जो इस परियोजना का उद्घाटन किया है वह किसके द्वारा किया गया है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और कब किया है, तो यह 25 सितंबर 2025 को किया है। और जो इस परियोजना की लागत है वो अनुमानित कितना है, तो वो 42,000 करोड़, ठीक है, 42,000 करोड़ इस परियोजना के लागत है। फिर इसका पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। जो माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना है उसका पर्पस क्या है, तो वो है भारत की स्वच्छ परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित पोर्टेबल स्वसंचालित पहनने योग्य उपकरण किस गैस का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो भारतीय वैज्ञानिक है उनके द्वारा हाल ही में, ठीक है, हाल ही में पहनने योग्य एक विकसित पोर्टेबल है, सेल्फ पावर्ड, जो कि वेयरेबल है, जो कि पहनने योग्य है, उस उपकरण, ठीक है। तो वह जो उपकरण है वह कौन सी गैस का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये पूछा है। जो एक उपकरण है पोर्टेबल स्वचालित, जो कि पहनने योग्य एक उपकरण है, तो वह कौन सी गैस का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो है अमोनिया, ठीक है, NH3, अमोनिया गैस का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है उसको देखते हैं। तो जो पता लगाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है, वो है अमोनिया, ठीक है। और जो विकसित किया गया है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, जो कि बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा इसको विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट है जो यह विकसित किया गया है वह उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो यह उपकरण है उसका
टाइप क्या है इसमें, ठीक है। जो डिवाइस यूज़ हुआ है उसका टाइप क्या है, तो वह क्या है, पोर्टेबल स्वचालित पहनने योग्य अमोनिया सेंसर, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो ऑपरेटिंग कंडीशन है, ठीक है, वह क्या है, तो जो इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन है वह जो रूम टेम्परेचर पर प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर है उसमें वह इफ़िशियंटली वर्क करता है। फिर ये इसकी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे है उर्वरक, रेफ्रिजरेशन, उर्वरक मतलब यह फर्टिलाइज़र, रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्रीज़, रेफ्रिजरेशन, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उद्घाटन प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रथम एशियाई अंडर 2023 जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हुआ है, तो उसमें जो पदक तालिका है उसमें कौन सा देश टॉप में रहा है, ठीक है, शीर्ष में रहा है, तो वह है चाइना। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो चैम्पियनशिप है वह कौन सी है। तो जो चैम्पियनशिप का नाम क्या है यहाँ पे है, तो वो है प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, जो कि अभी 26 में होस्ट किया गया था। और जो इसका मेज़बान शहर था, होस्ट सिटी था, जो होस्ट किया गया था वह सिटी कौन सा था, तो वह था आर्डोस, जो कि इनर मंगोलिया जो कि चीन में है, ठीक है। जो इसकी डेट्स है आयोजन की गई, उसकी जो डेट्स है वह कब थी, 9 to 12 जुलाई, मतलब 9 से 12 जुलाई तक इसको आयोजित किया गया था इस चैम्पियनशिप को। और यहाँ पे जो यहाँ पे पदक तालिका में जो टॉप स्थान पे रहा है वह कौन सी देश था, वह कौन से कंट्री है, तो वह है चाइना, ठीक है। वह कौन सी कंट्री है, तो ये है चाइना। और फिर जो इसमें चीन का जो पदक प्रदर्शन है वह कितने हैं, जो चाइन ने मेडल लिए हैं वह कौन कौन से यहाँ पे, तो यहाँ पे है जो गोल्ड मेडल जो कि 23 है, और सिल्वर मेडल जो कि 17 है, और जो ब्रोंज मेडल है, कांस्य मेडल, वो कितने हैं यहाँ पे 12 है। तो इसके जो टोटल मेडल्स है वो कितने हैं 52 है। और जो और टॉप के जो और यहाँ पे देखते हैं, जो सबसे टॉप था वो चाइना था। फिर इसके बाद यहाँ पे टॉप थ्री कंट्रीज़ देखते हैं इसमें कौन कौन से है। तो एक चाइना है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, 23 यह गोल्ड मेडल लिया हुआ है, और 17 सिल्वर मेडल लिया हुआ है, और 12 कांस्य मेडल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन में है। और सेकंड में यहाँ पे जापान है जो कि 7 गोल्ड मेडल लिए हुए, 8 सिल्वर मेडल, और 7 है वो ब्रोंज है, ठीक है। 7 ब्रोंज मेडल है, जो कि इसकी टोटल मेडलों की संख्या क्या है, तो 22 है यहाँ पे टोटल मेडल। उसके बाद है उज्बेकिस्तान, थर्ड में क्या है, कौन सी जगह है और कौन सा कंट्री है, उज्बेकिस्तान, जो इन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किया है, और 4 यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया है, और 1 यहाँ पे ब्रोंज मेडल हासिल किया है। तो इन्होंने कुल कितने मेडल हासिल किए, तो यहाँ पे 10 मेडल्स इन्होंने हासिल किया हुआ है, ठीक है। और इसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है वो देखते हैं यहाँ पे। तो इंडिया ने यहाँ पे 3rd गोल्ड मेडल लिया हुआ है, और 4 सिल्वर मेडल लिया हुआ है, और 9 ब्रोंज मेडल लिया हुआ है, जो कि इन्होंने यहाँ पे टोटल 16 मेडल लिए हुए हैं। जो कि यहाँ पे जो भारत है उसका रैंक यहाँ पे क्या है, तो 4th उसका रैंक है। फर्स्ट यहाँ पे चाइना का है, सेकंड जापान का है, 3rd उज्बेकिस्तान का है, और 4th यहाँ पे किसका है, तो वो है इंडिया का। और जो यह कंपटीशन है वह 23 एज से कम, ठीक है।
जो यह कंपटीशन है, कौन सा कंपटीशन, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है मतलब जो एशियाई जो चैम्पियनशिप है, एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ठीक है, वह 23 ईयर्स से कम आयु के उभरते एथलीटों को महाद्वीपीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच यहाँ पे प्रदान करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल जस्टिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 17 जुलाई को यह इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। तो फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे देखते हैं, जो इंटरनेशनल जस्टिस डे होता है, जिसे विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस 1998 में रोम संविधि को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। जो यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है वह किसके लिए मनाया जाता है, किसकी स्मृति के लिए, तो जो रोम 1998 में रोम जो संविधि को अपनाए गए थे उसकी स्मृति के लिए इसको मनाया जाता है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई है। तो यहाँ पे कुछ इसके फैक्ट्स है उसको देखते हैं, जो इसका मनाने का जो डे है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस डे है उसको मनाने का जो तिथि है वह कौन सी है, तो यह है 17 जुलाई। और इसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो वह है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस, मतलब जो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, तो ये नामों से उसको जाना जाता है। और तो इसका पर्पस क्या है इस डे को मनाने का, तो इसका पर्पस ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्याय और जवाबदेही को बढ़ावा देना, मतलब जो इंटरनेशनल जस्टिस है, जो इंटरनेशनल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी है उसको प्रमोट करना है, ठीक है। और उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व है, तो वह क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो यह दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। इसको हम लोगों ने अभी जस्ट और पढ़ा है। तो जो यहाँ पे रोम संविधि है वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना करने वाली संस्थापक संधि है, ठीक है। जो रोम संविधि है वह क्या है, तो जो रोम संविधि है वह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना करने वाली संस्थापक संधि है, ठीक है। और जो इस डे की घोषणा की गई है वह 2010 में युगांडा के कंपाला में आयोजित रोम संविधि के राज्य पक्षों की सभा, ठीक है, जो कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो 2010 में युगांडा के कंपाला में आयोजित रोम संविधि के राज्य पक्षों की सभा की कंपाला समीक्षा सम्मेलन, ठीक है। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ है, तो कौन सा सम्मेलन था, कौन सा कॉन्फ्रेंस था, तो वो था कंपाला समीक्षा सम्मेलन, ठीक है। तो उसके दौरान की गई थी इस दिवस की घोषणा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। और इसका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, इसकी स्थापना तो 1 जुलाई 2002 जब रोम संविधि प्रभावी हुई, ठीक है। इसकी घोषणा तो 2010 में की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना कब से हुई है, 1 जुलाई 2002 से, जब रोम संविधि प्रभावी हुई थी तब से। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वीकृत सेमिकॉन मिशन 2.0 का कुल बजटीय परिव्यय कितना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि द टोटल बजटरी आउटले ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड सेमिकॉन मिशन 2.20, जो सेमिकॉन मिशन है 2.20 उसका बजटीय परिव्यय कितना है ये पूछा है, ठीक है। तो उसका जो व्यय है वो कितना है, तो 1.27 लाख करोड़, ठीक है। तो ये उसका बजट है जो व्यय किया गया है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने इस मिशन को भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा चिप निर्माण बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंजूरी दी है। ठीक है, जो यह मिशन है सेमीकॉन मिशन 2.0, उसकी मंजूरी किस पर्पज से दी गई है? तो यह भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए और जो चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की उद्देश्य से, ठीक है, इसको मंजूरी दी गई है, जो यह मिशन है उसको। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है, उसको देखते हैं कि जो ये मिशन का नाम है, तो उस मिशन का नाम है, उसका मिशन का नाम क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसको सेमीकॉन मिशन 2.0 भी कहा जाता है। और जो उसका बजटीय परिव्यय था, ठीक है, जो उसका टोटल बजटरी आउटले था वो कितना था? 1.27 लाख करोड़। ठीक है, जो इसकी स्वीकृति दी गई तो इसको किसके द्वारा अप्रूव्ड किया गया था? तो वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। और जो इसकी डेट थी वह क्या थी? 15 जुलाई 2026 थी। और जो इसका पर्पस था वह क्या था? तो वह भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था, इसका पर्पस। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए है, उसमें आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और यह जो पीडीएफ है, जो इस क्लास का पीडीएफ है, वह नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसमें अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।